नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। दोस्तों, देश का सबसे खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन गोवा। और जब आप गोवा आते हैं तो यहाँ के सुंदर बीच के अलावा अगर आप सी फूड के शौकीन हैं तो अलग अलग डिश जरूर खाते हैं। उसी सी फूड को लेकर कुछ गंभीर मुद्दे भी अब सामने आ रहे हैं, खास तौर से फिशिंग को लेकर, और हाई कोर्ट ने इसको लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। हमारे साथ इस गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए है ओलेंशियो सिमोइस, जो कि ऑल इंडिया फिशिंग वर्कर फोरम के जनरल सेक्रेटरी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका ओलेंशियो। सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि फिशिंग को लेकर लगातार एक बात उठी है कि यहाँ पर बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होती है और हाई कोर्ट ने भी उसको लेकर एक बड़ा कदम उठाया है, एक बड़ा फैसला दिया है। आप ही से समझेंगे कि पूरा मामला है क्या। जो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है दो तीन दिन पहला उसमें जो एलईडी लाइट बुल ट्रॉलिंग और पारा ट्रॉलिंग में बंदी का इंस्ट्रक्शंस दिया है। एंड दिस फाइट had started way back in 2015, and I feel this victory is for every Goan, as for Goa the fish is a staple food, and obviously as you said the tourists who come to Goa. ये जो मेथड जो था एक डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ मेथड था। यहाँ पे 50 to 150 kV ऑफ जेनसेट यूज़ होता था फॉर एलईडी लाइट फिशिंग, और उसमें from 2000 to 5000 watts of bulb was submerged in the water, and this will attract bottom fish, rock fish, juvenile fish, and then it will get attracted to the bulb, and then the trawler will fish that. So through this, it was not a sustained form of practice, and LED light fishing is not only banned in Goa, it is banned in India and is banned all over the world. So the fight, when it went aggressive, in a sense, when fisheries department failed to act, हमने तभी एक स्ट्राइक किया था। वहाँ पे हमारा ट्रॉलर ओनर, कैनो ओनर, हमारा जो बोट्स था, नाउस जो था, हमने सरेंडर किया था फिशरीज डिपार्टमेंट में, क्योंकि हमारा जो लाइवलीहुड ख़त्म हो रहा था। और वहाँ पे हम स्ट्राइक किया था इन 2016 में। वहाँ पे हमको लाठी चार्ज भी हुआ, मोर देन 23 फिशरमैन वेर अरेस्टेड ऑल्सो, हमारा बोट भी इम्पाउंड हुआ था। सो वहाँ से अब तक हमारा लड़ाई चालू था। सो जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था, वी मेट इवन द चीफ मिनिस्टर, वी मेट इवन द फिशरीज मिनिस्टर, इनफैक्ट द फिशरमैन फ्रॉम कर्नाटका also came to Goa demanding ban of LED light. All over India there was a complaint that maximum violation of LED light is taking place by this from Goa boat owners, because they were going to Maharashtra, Karnataka, even to Gujarat. So they were demanding to act. In fact, even our World Fisheries Forum General Secretary from Sri Lanka and from US demanded from the local government to implement this ban, because this is not a sustainable. रीज़न कहाँ नज़र आया? क्योंकि एक बात तो यहाँ बड़ी क्लियर होगी कि जैसे कहीं भी अगर आपको जाना है, कोई रास्ता है तो एक सड़क बनी हुई है, तय है कि अगर मुझे गोवा से दिल्ली जाना है या बाय एयर जाना है, वो मतलब एक ट्रैक बना हुआ है। तो अगर समंदर में भी फिशिंग के लिए जाना है तो कुछ लोकेशंस आइडेंटिफाई होंगी, वहीं से ही बोट जाती होगी और वो एक प्रॉपर ट्रैक होगा। तो कहाँ फेलियर रहा फिशरी डिपार्टमेंट का, या फिर सीधे सीधे कहें कि सब कुछ साठ गांठ थी और सब खेल चल रहा था? वो ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन जो होता है, हमारा गोवा में 7 जेटीज फिशिंग जेटीज़ है। वहाँ पे फिशरीज डिपार्टमेंट और फिशरीज सर्वेयर जो बोलते हैं, एवरी ट्रिप उनको फिशिंग पास देना मांगता है। सो वहाँ पे इंस्पेक्शन हो सकता है, जनरेटर है कि नहीं या एलईडी लाइट है कि नहीं। सो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ था, इसलिए जो कॉम्प्रोमाइज़ था, और ये कॉम्प्रोमाइज़ बिकेम वेरी एविडेंट व्हेन द फिशरीज डायरेक्टर ऑफ गोवा शर्मिला मोंतेरो जो था, उसने क्या किया, कोर्ट में, हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया कि 50 to 150 kV जनरेटर चाहिए फॉर ऑक्सिलरी पावर बोल के। सो वो जो ऑक्सिलरी पावर जो था, वो बोल रहे थे कि बोट को हमारा रेफ्रिजरेटर होल्ड है, हम एसी चाहिए, ओवन चाहिए, टॉयलेट चाहिए, ऐसा करके एक एक्सक्यूज़ दिया था। और वहाँ पे हाई कोर्ट ने क्या बोला था, वी विल हैव एन स्टडी। सो वहाँ पे गोवा शिपयार्ड को डायरेक्शन दिया था कि टू कंडक्ट अ सर्वे ऑफ अराउंड 20 बोट्स। जब भी वहाँ पे सर्वे हुआ था,
वो जो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट जो बोल रहा था, जो 150 और 150 केवी जो चाहिए उनको पावर करने के लिए, वो बोट में कुछ भी नहीं था. No refrigerator hold, no toilets. The workers in the boat were in a pathetic condition. मर्चेंट शिपिंग एक्ट के अंदर पे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वहाँ पे नॉट इवन वन रूल एंड रेगुलेशन इज बीन फॉलोड. सो ये पूरा झूठ था, यानी कि पूरा का पूरा गेम जो है पहले से फिक्स कर रखा. और डिपार्टमेंट यहाँ पे पूरा जोर डाल रहा था कोर्ट में कि ये कैसा भी करके हमको 150 केवी ये बोट को चाहिए, क्योंकि और हम वहाँ पे हमने आर्गुमेंट किया कि बोट को जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो है वो पावर ऑल्टरनेटर से मिलता है, या ऑल्टरनेटर नहीं चलता है तो बैटरी बैकअप होता है, लाइक हाउ कार हैज बैटरी. वहाँ पे थोड़ा सा एक बार समझना भी चाहेंगे कि अगर एलईडी यूज कर रहे हैं तो उससे जो इकोसिस्टम है या फिश को भी क्या किसी तरह से हर्ट होता है, मतलब वो नुकसान क्या है अगर एलईडी यूज करके अगर जो फिशिंग की जा रही है. करेक्ट. सो वहाँ पे जो हम बोल रहे थे, आर फाइट स्टार्टेड राइट फ्रॉम 1975 फॉर सस्टेनेबल फिशिंग, सो दैट द फिशिंग रिमेन्स फॉर एवरीबडी. सो हमने देखा है जो हमारा जो यूनियन है, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम इज़ अ नेशनल यूनिट. हमारा जो वर्ल्ड फिशरीज फोरम जो है वहाँ पे भी हमारा 27 कंट्रीज़ है. सो वहाँ पे जब भी हम स्टडी करते हैं, हम वी गेट टू नो दैट हाउ डिस्ट्रक्टिव गियर्स हैव डिस्ट्रॉयड द फिशिंग इन द रिस्पेक्टेड कंट्रीज, स्पेशली इन यूरोप, एशियन कंट्रीज एंड अफ्रीकन कंट्रीज. सो वहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस लाए हैं लोग, यहाँ पे तो इंडिया में भी कुछ नहीं चल रहा है. ऑन टॉप ऑफ द डिस्ट्रक्टिव गियर चल रहा है. यहाँ पे मोर देन 50,000 kV of bulb is used to attract fish by this 150 kV of generator. So यहाँ पे जब अभी गोवा में सार्डिन जो होते थे was available in abundant, 80,000 ton yearly हम फिश कर रहे थे. अभी not even 7,000 ton of सार्डिन हम फिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो डिस्ट्रक्टिव गियर जो एलईडी लाइट, बुल ट्रोलिंग और पारा ट्रोलिंग जो है, ये पूरा मच्छी को ख़त्म करते हैं, because it does not allow the fish to breed nor allow the fish to even survive. So how will the breeding take? We have a monsoon ban of 2 months. We are saying make it 90 days. We are having 61 monsoon days. So how will the fish survive and how will the fish breed? So नसिंग ग्राउंड से तुम्हारा जो पूरा ख़त्म हो रहा है, तो जो बॉटम फिश होता जो कभी भी ऊपर नहीं आ रहा था वो अभी ऊपर आ रहा है और तुम फिश कर रहे हो. जो रॉक फिश जो था, रॉक में जो ब्रीडिंग कर रहा था वो भी अट्रैक्ट हो रहा है. सो मच्छी सर्वाइव नहीं होएगा तो ब्रीड कैसा करेगा? यानी कि अगर सिंपल भाषा में समझाएं, आपने सुना होगा कि वो जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, जब एक व्यक्ति को मिलती है तो वो हर रोज़ अगर एक अंडा दे रही है तो उस अंडे को लेकर बेचकर जो है वो पैसे ले रहा था. लेकिन एक लालच आया उसको कि एक ही दिन में क्यों ना सारे ही अंडे निकाल लिए जाए, और उसने क्या किया, मुर्गी का गला काटा और सारे अंडे निकालने के चक्कर में जो हर रोज़ भी अंडे मिल रहे थे उससे भी गया. तो कुछ इसी तरह की स्थिति यहाँ पर जो इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ कहें जिसमें कि एलईडी का यूज़ है फिशिंग के लिए, बुल फिशिंग है और पैरा फिशिंग के ज़रिए किया जा रहा था. यानी कि अगर एक बार में ही आप सारी की सारी मछलियों को निकाल लेंगे और जो एक इकोसिस्टम बना हुआ है उस इकोसिस्टम को आप अगर बने रहने नहीं देंगे तो जो ब्रीडिंग है वो होगी नहीं. यानी कि आप पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे. और सिर्फ मछलियां ख़त्म नहीं होगी, जाहिर सी बात है कि आपके एनवायरनमेंट में हर जो चीज़ है उसका अपना एक इम्पोर्टेंस है. अगर वो उन चीज़ों को हटाएंगे तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम एकदम से ढह जाएगा. अब दूसरे उस पे आते हैं, जो बुल फिशिंग की आपने बात की और पैरा फिशिंग की बात की, इसमें क्या गलत है, थोड़ा सा इसको भी एक बार समझना चाहेंगे. So, यहाँ पे जो क्या होता है, जो बुल ट्रोलिंग में होता है और पैरा ट्रोलिंग में दो बोट और एक नेट एक ही साथ में बॉटम से ऊपर तक खींचते हैं. सो वहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम जुवेनाइल फिश इट गेट्स स्पॉइल्ड. एज्यूम दैट यू कैच 1 ton ऑफ फिश, वहाँ का वेस्ट ही होता है 1/2 ton, और 1/2 ton फिश हम एक्सपोर्ट को भेज रहे हैं. सो एक्सपोर्ट के नाम पे यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन हो रहा था, इट वाज लुकिंग लाइक जो हाई कोर्ट ने अभी डायरेक्शन दिया है, एज्यूम दैट डायरेक्शन वेर टू अलाउ द जनरेटर्स. यहाँ पे क्या हो सकता था कि जो 2 लाख बोट जो पूरा इंडिया में जो रजिस्टर है वो जनरेटर डाल सकता था और एलईडी लाइट फिशिंग करके पूरा इंडिया का जो फिशिंग जो था वो ख़त्म कर सकता था. और हमने अभी देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस
मरीन फिशिंग से एक्वाकल्चर से फोकस जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो उनको भी पता है कि मरीन कैच जो नीचे जा रहे हैं, इसीलिए हमको एक्वाकल्चर को जाना है। और इसीलिए जो सब्सिडीज मरीन फिशर्स को मिल रहा था, अभी पूरा सब्सिडीज एक्वाकल्चर को जा रहे हैं। सो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो जो मच्छी मार का ही होना मांगता है। और यहाँ पे क्या हुआ था कि गोवा में भी इफ़ यू सी सब ट्रॉलर लोग खत्म हुआ था, एक्सेप्ट फॉर फ्यू पर्सिन बोट जो था वही ये सस्टेन कर रहा था, क्योंकि पास उनका ताकत है और पैसा भी है, पावर भी है और इक्विपमेंट्स भी है, बड़ा भी बोट है। सो वो यहाँ कहाँ भी जा सकता, गुजरात भी जाता था, महाराष्ट्र कर्नाटका भी जाता था और फिशिंग करता। लेकिन जो छोटा बोट ओनर जो गोवा में था वो पूरा लोग ख़त्म हुआ है गोवा में। मैंने देखा अभी जो आप बात कह रहे हैं, मैंने देखा बीच पर, मैं मॉर्निंग में एक बीच पर था, तो कुछ छोटे छोटे बोट थे, वो अंदर तक गए, बहुत दूर नहीं, वो अंदर गए। लेकिन जब वो बाहर आ रहे थे अपने जाल के साथ, तो उसमें से जब वो फ़िश निकाल रहे थे, तो आप समझिए कि बहुत ही कम, 2, 10, 5 इस तरह का बहुत कम क्वांटिटी में फ़िश निकल रहा था। तो क्या इसके पीछे रीज़न यही है कि जो एक लार्ज स्केल पर इलीगल फ़िशिंग हो रही है, जिससे जो ट्रेडिशनल मछुआरे हैं, फिशर्स हैं, उनकी रोजी रोटी के ऊपर भी संकट आ रहा है? हाँ, वो ऐसे ही हो रहा है। जो हमारा अभी गोवा में जो क्या हो रहा है कि जब सब मच्छीमार लोग जो था अभी वो डिस्प्लेस हो रहे हैं, इसीलिए वो अभी विदेश देश में जा रहे हैं। सो ये जो प्रैक्टिस सस्टेनेबल नहीं हो रहा है। और वहाँ एक साइड गवर्नमेंट ने सब सब्सिडी नीचे किया है। सो एक वॉयज में जो कॉस्ट होता है उसका भी हम रिटर्न नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो मच्छी नहीं है। सो इसलिए ये हमारा गोवा में ऑलमोस्ट 1 लाख फिश वर्कर्स जो हैं, जो डिपेंडेंट है डायरेक्टली ऑन फिशिंग, ये सब लोग डिस्प्लेस हो सकता है। और सो इसीलिए हम और गोवा सरकार से विनती करते हैं, जो अभी डायरेक्शन हाईकोर्ट ने दिया है, यहाँ डायरेक्शन उनको हाईकोर्ट ने डायरेक्ट कोस्ट गार्ड को दिया है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और कोस्टल पुलिस फेल हुआ है। और कोस्टल पुलिस गोवा में वी डो नॉट हैव इवन इंटरसेप्टर बोट, एक ही बोट है पूरा 120 किलोमीटर का गवर्न कर रहा है। सो यहाँ पे कौन भी आ सकता है, कौन भी जा सकता है। सो ये हाईकोर्ट ऑर्डर में गवर्नमेंट को डायरेक्शन भी दिया है कि 5 बोट आप फिशरीज डिपार्टमेंट को दे दो और 7 बोट जो है जो कोस्टल पुलिस को दे दो, और 1 महीने के अंदर हमको रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि दिस कुड बी अ स्टेट थ्रेट टू द स्टेट ऑफ। एग्जैक्टली, कोई भी आ सकता है, मतलब मछलियाँ पकड़ने तो जा ही रहे हैं इलीगल तरीके से कोई अंदर भी घुस सकता है। पीछे केस आए थे कि जो फिश है, क्योंकि आप जब पकड़ने के लिए जाते हैं 8-8, 10-10 दिन वहाँ पर रखते हैं, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मेलिन का इस्तेमाल हुआ था, कुछ इस तरह से पकड़े भी गए थे मामले। क्या लगता है अभी भी इस्तेमाल हो रहा होगा? क्योंकि अगर ये इस्तेमाल हो रहा है तो जो लोग इस फिश को फिर खाएंगे, इस सी फूड को खाएंगे, तो उनके लिए हार्मफुल होगा, क्योंकि नॉर्मली किसी भी पोस्टमार्टम हाउस में इसका इस्तेमाल डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। सी हमारा जो फिशिंग पहला सिर्फ गिल नेट था, उसके बाद हम टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगे, इलीगल यूज़ करने के लिए। उसके बाद फाइनल हम एलईडी लाइट पे पहुंच गए। अभी एलईडी लाइट में ऐसा हो रहा है कि पहला 50 केवी यूज़ कर रहा था, अभी 70 केवी, 80 केवी, 100 केवी, 150 केवी। जो वॉयज का टाइम जो था, जो 2 दिन था, अभी 5 दिन हो रहा है, 8 दिन हो रहा है, 12 दिन हो रहा है, 20 दिन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, जो फिश जो है, क्योंकि कौन सा भी ट्रॉलर में रेफ्रिजरेटिंग होल्ड नहीं है, सो वो क्या करते हैं, इट माइट बी द बोट ओनर्स और इट माइट बी द एजेंट हु परचेज द फिश फ्रॉम द बोट ओनर्स who are forced to use this kind of preservatives, because since the fish is catch and time is more to catch that fish, then we are forced to do all these things. So therefore the fight of the traditional fishermen in Goa was to see that the fish is available for every Goan, the fish is affordable for every Goan, and also the fish is protected so that the fish workers of the state survive in the near future. अच्छा, एक आखिरी सवाल कि जो ये फिश निकाली जाती है, पकड़ कर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना कि गोवा की फ़िश गोवा वालों को मिलती नहीं है, वो तो एक्सपोर्ट कर दी जाती है, और गोवा वालों को फ़िश मिलती है नियर बाय जो स्टेट्स हैं, जो पड़ोसी स्टेट्स है, वहाँ से मिलती है। तो आखिरकार गोवा की फ़िश कहाँ जा रही है और फिर हमें दूसरे स्टेट से क्यों लेनी पड़ रही है? क्या गोवा की फ़िश की वैल्यू ज़्यादा है नियर बाय स्टेट्स के मुकाबले, इसीलिए वो एक्सपोर्ट हो रही है? नो, ऐसा है कि जो मरीन कैच जो है,
in international market में it has a more value. So therefore most of the fish, first quality fish goes direct to export. And also the main reason जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो गोवा में है या इंडिया में जो है वहाँ पे इज़ वेरी पुअर. जो फिश हम पकड़ के जो जेटी में लाता है वहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास आइस नहीं होता है. सो वी कैन नॉट स्टोर द फिश. सो क्या होता है, एजेंट आता है, बोलता है कि जो मार्केट में जो बास्केट का रेट जो 1000 रुपये जो है पकड़, वो बोलता है आइस नहीं है, तुम मेरे को 200 रुपये में ही दे दो. So they are the fishermen are forced to sell the fish in a very cheap throwaway price, and then these agents, so-called exporters, get the maximum catch and exports it rather going to the market, because there is no infrastructure, there is no ice plant, there is no storage facility. If you see in Goa, not a single market have a storage facility for fish. So where will the fish go? Fish is a perishable item. So rather putting the fish in the market, this agent takes the fish and exports the fish. And who is the end sufferer is people of Goa. Today if I want to eat fish, I cannot afford to buy a fish, because जो fish मच्छी जो है is become a luxury item for most for people of Goa. चलिए, और उम्मीद करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि अगर देखिए हाई कोर्ट अगर कमरे के भीतर बैठकर समंदर में हो रही इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ और उसके नुकसान को समझ सकता है, तो जो डिपार्टमेंट्स 24 घंटे वहीं उनके सर पर बैठे रहते हैं, जिनको सब कुछ दिख रहा होता है, वो आंखें क्यों मूंद लेते हैं? अगर कुछ झोल है तो ये झोल ऐसे नहीं होना चाहिए, आपके एनवायरनमेंट के साथ, आपके इकोसिस्टम के साथ वो खेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर आम आदमी के हेल्थ पर भी पड़ता है. और बाहर से जब टूरिस्ट आता है या जो लोकल यहाँ पर रह रहा है, वो जो कंज्यूम कर रहा है सी फूड को, अगर उसको इस तरह का सी फूड मिलेगा तो आप समझिए हमें लगता है कि हम बहुत अच्छी चीज़ खा रहे हैं और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसका सीधा नुकसान हमारी हेल्थ पर हो रहा है, और इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है आप अच्छे से जानते हैं. तो फिलहाल इस धमाकेदार इंटरव्यू में इतना ही, और आपसे रिक्वेस्ट है आप अपनी भी राय हमें बताइए कि क्या आपकी थाली में जो सी फूड मिल रहा है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और फ्रेश है, या उसमें कहीं कुछ झोल है. अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, और साथ ही साथ राष्ट्र टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि राष्ट्र टीवी है गोवा का पहला सैटेलाइट और हिंदी न्यूज़ चैनल जो गोवा की बात पूरे देश को बताने की जिम्मेदारी के साथ शुरू हुआ है. नमस्कार.